Good evening, everyone. Today is the session number one from the playlist of friction. This is the playlist which I have created today, and today I will be just defining what friction is and how it comes into play. So friction का मैंने यहाँ पे एक छोटे सा definition लिखा हुआ है. Friction का है कि definition है. Friction is a force which opposes the relative motion between the two surfaces which are in contact with each other. एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया हुआ है. इस फिगर के ऊपर एक ये छोटा सा ब्लॉक है एंड just for the sake of explaining this with the help of an example, I have taken the you can say the mass of this object is 5 kg. ये एक सरफेस है एंड ये इसके ऊपर अभी रखा हुआ है. इसके ऊपर अभी कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं. इट इज जस्ट केप्ट ऑन दिस सरफेस. नाउ जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी सरफेस के ऊपर अभी होता है तो उस केस में इसका वेट जो है वो तो नीचे एक्ट करेगा. ठीक है, विच आई हैव रिटन इट डाउन हियर एज 5g, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक नॉर्मल रिएक्शन हो एक एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच विल बैलेंस द वेट ऑफ दिस ब्लॉक. और ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज लाइंग. अच्छा, अब तो ये हुआ. अब लेट अस से मैं एक फोर्स लगा देता हूं इस डायरेक्शन में. आई अप्लाई अ फोर्स हियर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. नाउ द फ्रिक्शन इज अ फोर्स और is a force which opposes the relative motion between the two surfaces which are in contact with each other. तो जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा then the tendency of this object will be to move in this direction. ठीक है. Now, as per this definition, the frictional force is a force. The frictional force or the friction is a force which opposes the relative motion between the two surfaces. अब ये एक तो बॉडी है, इसका एक सरफेस होगा और एक इसका सरफेस है. So this frictional force opposes the relative motion between these two surfaces. अब when I am applying a force in this direction, the frictional force will be generated which will oppose the relative motion between these two surfaces. मतलब कहने का मतलब ये कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस ब्लॉक को पीछे लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, क्योंकि फोर्स हम आगे लगा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक दिस, और ये कोशिश ये करेगा कि ये ब्लॉक जो है आगे ना जाए. सो द फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. लेट अस से आई एम जस्ट डिनोटिंग इट विद स्मॉल एफ. ठीक है. सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन so that the block remains at its position. ठीक है. ये तो एक केस हुआ. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अब मैं एक और केस लेता हूं उसमें लेता हूं जिसमें कि यहां पर ओके, अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं. तो ये बॉडी जो है आपकी स्टेशनरी कब रहेगी? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स F is equal to F, that is the friction force, or we can say that the external force F should be less than or equal to the limiting value of friction, limiting value
of friction in order to keep the body at rest. ठीक है, अगर ये बॉडी आपका स्टेशनरी रहेगा या अपनी पोजीशन पे तब तक रहेगा जब तक आपका जो ये जिस एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी इसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के बराबर है या उससे कम है. ठीक है, नाउ फ्रिक्शनल जो फोर्स है इसकी एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वो मैं आई विल बी डिस्कसिंग इट अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इन द सेशन नंबर 2, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है. सो ये फ्रिक्शंस कब कब जो है आपके मतलब अप्लाई होते हैं, कब जनरेट होते हैं, सो दैट विल बी डिस्कस इन द सेशन नंबर 2. बट यहाँ पर मैं इन नटशेल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट दिस बॉडी will move only, this body will remain stationary when the force of friction is equal to or more than this applied force F. ठीक है, और if the applied force F is equal to or less than the limiting friction, that is the maximum value of friction, तब उस केस में ये बॉडी अपनी जगह पर रहेगी. दैट दिस बॉडी विल रिमेन इन इट्स प्लेस. इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन इन दैट केस दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि इफ एफ is greater than, let us say I'm just denoting this limiting friction as FL. So if applied force is more than the limiting friction, then the net force कितना हो जाएगा बॉडी के ऊपर? नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस FL. ठीक है, अगर नेट फोर्स मेरा F माइनस FL हो गया तो अब इस बॉडी का मास कितना है मेरा? ये है आपको 5 kg है. सो नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस बॉडी का? दैट विल बी इक्वल टू F माइनस FL डिवाइडेड बाय m. ठीक है, सो द बॉडी विल मूव अंडर द influence of this external force only when the value of this external force is more than the limiting value of the friction. अगर F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है, ठीक है, या F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर भी है, तब तक ये बॉडी अपनी जगह पे ही रहेगी. ठीक है, अब इसको एक दूसरे एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं. I will just try to explain it with the help of one example. यहाँ पे वैसे भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है. ये ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg है. अब मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ. लेट अस से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन. ठीक है, एंड लेट अस से द द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mu into n, which mu is the coefficient of friction and n is the normal reaction, and normal reaction is equal to the weight of the object, so which can also be written as mu mg. ठीक है, अब इसके बारे में हम I will discuss in detail about the different types of friction in the next session, but right now I'm just I will be using this formula in order to explain you what friction is and how it comes into play. सो अब मैंने यहाँ पर एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. ये इसका मास है 5 kg है, तो वेट हमारा कितना हो गया 5 इंटू, अगर g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है
तो दिस विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन्स। ठीक है, जी की वैल्यू मैंने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू between these two surface, let us say it is 0.2. So the limiting friction की जो वैल्यू क्या होती है, जिसको मैं FL लिख रहा हूं, that will be equal to mu n. What is mu? This mu n means this is the maximum value of frictional force which can be generated between these two surfaces. So mu है 0.2, m हो गया 5 into 10, so this is equal to 50 into 200, 100 by 10, that is equal to 10 newtons. Okay, so the maximum value of frictional force, maximum value of frictional force, this is the maximum value of frictional force which can be generated ड्यू टू दीज टू सर्फेसेस। ठीक है, ये आपका 10 मतलब जो FL है, इट विल बी दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन जो है वो इधर लगेगा बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो अब अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे, सो दैट दिस बॉडी या रिमेन्स इन इट्स पोजीशन। अब जब तक फोर्स हमने नहीं लगाया है तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका जीरो है, मींस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इनटू प्ले until and unless an external force is applied. When as soon as we apply the external force, the force of friction comes into play, and that is called the static friction. Static friction क्या होता है? That is it is that frictional force which comes into play and which comes into play when the body is stationary. जैसे ही बॉडी आगे मूव करती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देन दिस स्टैटिक फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड it is this value is generated when this object is on the verge of moving ahead. ठीक है ना, when it is on the verge of moving ahead under the influence of an external force, मतलब उस पोजीशन पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, उस पॉइंट पर जो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज, अब इस एग्जांपल में ये हो गया आपका 10 न्यूटन। सो क्या ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव करेगा आगे? मैंने यहाँ फोर्स तो लगाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे मूव करना चाहिए, बट क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपका पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया ये तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ तो 8 न्यूटन का फोर्स है, तो 2 न्यूटन का जो है फोर्स वो तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक तो पीछे होना चाहिए। नहीं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड द फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो आपकी ये जो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस, और ये वैल्यू जो है 0 से 10 न्यूटन के बीच में वेरी करेगी। अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये आपका 5 न्यूटन का फोर्स पीछे लगेगा और ये ब्लॉक अपनी जगह पे रहेगा। मैंने यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, सो व्हाट विल हैपन, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 8 न्यूटन, वो 8 न्यूटन ही होगा। ठीक है, सो दैट दिस बॉडी इज इन रिमेन्स इन इट्स पोजिशन। 9 न्यूटन का लगाएंगे तो भी ये बॉडी अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, 10 न्यूटन का भी लगाएंगे तो भी ये बॉडी अपनी जगह पे ही रहेगी।
बिकॉज ये जो फोर्स है और ये फोर्स है दोनों दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. सो उस केस में भी ये आपका ब्लॉक अपनी जगह पर रहेगा. लेकिन हाँ, अब मैंने अगर 10 की जगह 11 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन. मैंने लगाया है 11 न्यूटन. तो व्हाट विल हैपन, जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर वो हो जाएगा 11 माइनस 10 न्यूटन which is equal to 1 Newton. And this block will now start moving because जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मेरा, ये 10 न्यूटन से ज्यादा आपका पीछे फोर्स नहीं लगा सकता. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो अब अगर 10 न्यूटन यहां लग रहे हैं, 11 न्यूटन का मैंने फोर्स यहां लगा दिया, तो 1 न्यूटन का फोर्स मेरा आगे लगेगा. सो मेरा बॉडी आगे मूव करेगा, और ये जब मूव करेगा तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, and this acceleration will be given by F by m, which is equal to 1 Newton. मास कितना है इसका? 5, which is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज, अगर मेरा फोर्स 11 न्यूटन है तो उस केस में मेरा ये जो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस F इज इक्वल टू म्यू एन. ये जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकेंड थिंग, जब तक बॉडी स्टेशनरी रहती है तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले. जब बॉडी मूव कर जाती है देन द काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. एक्सटर्नल फोर्स अगर इसके ऊपर जो है बॉडी में इस टाइम पे जीरो है तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका जीरो होगा. ठीक है. व्हेन दिस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, if the net external force acting on a body is zero, then the force of friction जो है उस केस में आपका जीरो हो रहेगा. जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये बॉडी में मैंने फोर्स नहीं लगाया है तो उस केस में क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा. जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, so that the body doesn't move forward because it opposes the relative motion. जैसे हम फोर्स लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लग जाएगा, सो दैट द बॉडी इज इन इट्स पोजीशन. अब आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. एज यू, फोर्स वाज इक्वल टू म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड this coefficient of friction, or you can say it depends on the roughness of the surface, ठीक है, of the two bodies which are in contact with each other. इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू की the magnitude of this force of friction depends on these two this parameter, that is the mass of the object and the coefficient of friction. ठीक है. and the force of friction comes into play. It comes into play when external force is applied. ठीक है. अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई करते हैं एंड इफ द बॉडी इज लाइंग ऑन ए लेट्स से ऑन अ सरफेस एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल नॉट कम इनटू प्ले. ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑन दैट ऑब्जेक्ट.
ठीक है. Then this force of friction जो है कि एक अपनी limiting value होती है which is called the limiting friction, and वो that is means calculated by using this formula. And limiting friction is the value of the limiting friction is generated when the object is on the verge of moving. That is, मान लीजिए कोई एक ये आपका सरफेस है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ एंड आई एम स्लोली इंक्रीजिंग दिस फोर्स, बट एक पॉइंट आएगा जब ये ऑब्जेक्ट जो है इट विल स्टार्ट मूविंग. सो एट दैट पॉइंट that is the force of friction which is generated at the point when the object is about to move. ठीक है. So that value of that value of the force of friction is called the limiting friction. When the object starts moving, then this limiting friction is converted into the kinetic friction, and before the limiting friction, that is, जब हम फोर्स स्टार्ट करते हैं लगाना और धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अहेड. ठीक है. तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन के बारे में. इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज द सेशन नंबर 2, आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, and I will be also discussing this topic with the help of a few examples. So thank you very much for joining this session number 1, and I hope you have understood what I have just tried to explain here with the help of this example, and probably in a couple of days I will be coming up with the session number 2 also. So thank you very much and have a nice day. Bye.